जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैमर्स रूल। आज हम देखेंगे कि ये हमारा मैट्रिक्स का जो चैप्टर है उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है। क्रैमर्स रूल क्या है इसको हम देखेंगे किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम क्रैमर्स रूल यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री जो है 1 होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर दिया था तो उस वक्त बताया था। ठीक है, एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और डिग्री मैंने आपको बताया था कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास अगर ये एक इक्वेशन देखें, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें आपके पास एक्स वाई और जेड क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और इन वेरिएबल्स के ऊपर अगर आप पावर देखें तो इन वेरिएबल्स के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसीलिए ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, अब एक से ज़्यादा इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस की एग्जांपल दी थी तो मैंने आपको जस्ट उसमें एक वेरिएबल इंक्लूड किया था और उसकी एग्जांपल दी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इसमें एक्स क्या है, वेरिएबल है, इसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर है 1 वो डिग्री है। एक्स के साथ जो भी टर्म होती है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, यानी कि 2 यहाँ पर कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 जो कि सेपरेटली लिखा हुआ है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसे हमने कांस्टेंट कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल था इस इक्वेशन में। अब यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो आपके पास एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल्स हैं। तो लीनियर इक्वेशन में आपके पास मोर देन 1 वेरिएबल्स हो सकते हैं। एक वेरिएबल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स के साथ जो भी टर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स के साथ ए है, वाई के साथ बी है और जेड के साथ सी है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी सी कोफिशिएंट्स को। और जो बिल्कुल सेपरेटली टर्म लिखी हुई है जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर डी, यानी कि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये डी रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब जब एक इक्वेशन होगी तो उसे हमने कह दिया लीनियर इक्वेशन। अब जब एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब ऑब्वियसली एक लीनियर इक्वेशन है, एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस भी हो सकती हैं। जैसे अगर कोई वर्ड है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा पेंसिल, ठीक है, ये एक वर्ड है, लेकिन अगर पेंसिल्स कह दिया मैंने तो अब ये मोर देन 1 पेंसिल हो गई, तो उस मोर देन 1 पेंसिल्स को हम क्या कहेंगे कि ये इस वर्ड का प्लूरल है। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम मैथ्स में भी क्या होता है कि जब एक इक्वेशन होती है तो उसे हम कहते हैं सिंपल इक्वेशन। अब यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन है तो इसे हमने कह दिया कि ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन जब एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा इक्वेशंस, तो सिस्टम हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मोर देन 1 को। अब अगर आप यहाँ देखें, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये एक से ज्यादा इक्वेशंस है, मतलब ये दो इक्वेशंस है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसमें आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं तो आप कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो जब आपके पास लीनियर इक्वेशंस हो और एक से ज्यादा हो तो उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इस सिस्टम में देखें, एक्स और वाई आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल्स को, और वेरिएबल्स के साथ जो भी टर्म्स हैं a1 b1 a2 और b2 रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट्स को, और यहाँ पर d1 और d2 रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट्स को। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस थी, दो से ज्यादा इक्वेशंस भी हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन है, मतलब 3 इक्वेशंस आ गई, मतलब आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। इसमें अगेन एक्स वाई और जेड वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और a1 a2 a3 b1 b2 b3 C1 C2 C3 रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट्स को। क्यों कोफिशिएंट्स हैं, क्योंकि वेरिएबल के साथ हैं। और D1 D2 D3 रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट्स को। तो यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दिया है कि ये कोफिशिएंट्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं और ये कांस्टेंट है।
अच्छा, एक चीज आप याद रखें, जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने ही हमारे पास उस इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनमें हमारे पास दो ही वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो दो ही वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। यहाँ पर आपके पास तीन इक्वेशंस हैं तो यहाँ पर आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई और जेड। तो जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने ही वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगर ये एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम को हमें क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं, मतलब जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हम एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं, वेरिएबल्स को हम एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं, और कॉन्स्टेंट टर्म्स को हम एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास A1 है, ठीक है, A1 आपके पास क्या है, x के साथ है तो ये कोफिशिएंट है, तो A1 इज कोफिशिएंट। y के साथ क्या है, B1, तो B1 इज अगेन कोफिशिएंट। इसी तरीके से z के साथ क्या है, C1, तो C1 इज अगेन कोफिशिएंट। x के साथ A2 है तो A2 भी कोफिशिएंट है, y के साथ B2 है तो B2 भी कोफिशिएंट है, और z के साथ C2 है तो C2 भी कोफिशिएंट है। इसी तरीके से यहाँ पर x के साथ क्या है, A3, y के साथ B3 है, और यहाँ पर z के साथ C3 है। तो हमने क्या किया, हमने जितने भी कोफिशिएंट्स थे उनको एक अलग मैट्रिक्स में लिख दिया, और इसे हम कहेंगे कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसे हम कहेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब उसके बाद वेरिएबल्स कितने हैं इस इक्वेशन में, x, y और z, ये वेरिएबल्स हैं, तो हमने वेरिएबल्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिखा, इसे हम कह देंगे वेरिएबल मैट्रिक्स। और जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं d1, d2, d3, इसको हमने एक अलग मैट्रिक्स में लिख दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्या बन गई, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। मतलब हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये एक सिस्टम था, इसको हमने सिस्टम कहा था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कोफिशिएंट्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिखा, वेरिएबल्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिख दिया, और कॉन्स्टेंट्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिख दिया। ठीक है। तो इसके अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वो हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्रैमर्स रूल पे आते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अब क्रैमर्स रूल क्या है, क्रैमर्स रूल इज अ मेथड, ये एक मेथड है यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हम क्रैमर्स रूल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मेथड हमें हेल्प आउट करता है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। अच्छा, जब भी मैंने आपको बताया है कि हमें किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व का मतलब क्या होता है, सॉल्व का मतलब यही होता है कि उस सिस्टम में या उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यूज फाइंड करना। तो अब अगर हमें इस सिस्टम को इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, हमें उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। एक्चुअल में मीनिंग ये होती है। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब उस सिस्टम में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज अगर हमें फाइंड करनी है तो वो हम क्रैमर्स रूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अब क्रैमर्स रूल क्या है, क्रैमर्स रूल के स्टेप्स क्या हैं, किस तरीके से हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्रैमर्स रूल की हेल्प से, तो हम ये स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो हम बिल्कुल सिस्टम हमें इस तरीके से दिया हुआ होगा, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A1, A2, A3। फिर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है A का, A1 का, A2 का और A3 का। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये A क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है और A3 क्या है। तो बेसिकली A1, A2 और A3 ये मैट्रिसेस हैं। ठीक है। और हमें इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब ये मैट्रिसेस कहाँ से आई हैं, ये हम लोग अभी जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उस वक्त देखेंगे। उसके बाद फाइंड x1, x2 एंड x3। अब यहाँ पर x1, x2, x3 हमें वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास वेरिएबल्स वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल x, y, z भी हो सकते हैं।
ठीक है, वेरिएबल्स x1 x2 x3 भी हो सकते हैं, तो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर x1 x2 x3 लिखा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल्स गिवन हो आप यहाँ पर उस स्टेप में वो लिखेंगे। तो अगर वेरिएबल x1 है, मतलब हमें अगर हम x1 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हम a1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सेकंड स्टेप से, इसको डिवाइड कर देंगे a के डिटर्मिनेंट से, तो हमारे पास x1 आएगा। x2 किसके बराबर होगा, a2 का जो डिटर्मिनेंट होगा उसे हम a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, और a3 का जो डिटर्मिनेंट होगा उसे हम a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास x3 आएगा। ठीक है, तो ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। इन 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एक 2x2 की, मतलब एक सिस्टम जिसमें 2 इक्वेशंस हों, और एक सिस्टम जिसमें 3 इक्वेशंस हों। तो हम पहले जब ऐसा सिस्टम जिसमें 2 इक्वेशंस हों हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आसान है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हम 3 इक्वेशंस वाला भी सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 क्या है, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। हमने एक सिस्टम हमें गिवन है जो कि ये है। ठीक है, इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। अब इस सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्व का मतलब क्या है कि इस सिस्टम में जो भी वेरिएबल्स गिवन है उनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास क्रेमर्स रूल का फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 क्या है, कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखें किस तरीके से करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं, वेरिएबल्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं, और कांस्टेंट को एक अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस सिस्टम में देखें, x है वेरिएबल, इसके साथ जो टर्म होती है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, y का भी कोफिशिएंट क्या हो गया 1, x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट -1। ठीक है, उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं x और y उसे हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे, और उसके बाद 9 और 7 क्या है कॉन्स्टेंट्स, तो उन्हें हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया, हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, इसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। कोफिशिएंट्स को इधर लिख लिया, वेरिएबल्स को इधर लिखा, और कॉन्स्टेंट्स को हमने यहाँ लिखा। सेकंड स्टेप क्या है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a1 एंड a2। अच्छा, अब यहाँ a2 तक लिखा है आपने, जबकि मैंने स्टेप्स में जो है a3 तक लिखा था। तो आप ये बात याद रखें कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे तो हम a2 तक डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे तो फिर हम a3 भी इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर a2 तक इसलिए हमने लिखा है। अच्छा, अब हमने a1 और a2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखें, डिटर्मिनेंट तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले तो हमें मैट्रिक्स पता होनी चाहिए कि वो मैट्रिक्स क्या है। जब हमें मैट्रिक्स पता होगी तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट हमेशा मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। तो अब ये a जो है और a1 और a2 ये हमें मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है, देखें a मैट्रिक्स क्या होगी, ये वाली जो मैट्रिक्स आपको शो हो रही है ये a मैट्रिक्स है। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स a मैट्रिक्स है। और A1 मैट्रिक्स क्या होगी, A1 मैट्रिक्स आपके पास देखें, ये जो कांस्टेंट वाला कॉलम है ये हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम की प्लेस पे लिख देंगे। ठीक है, A1 में जो कांस्टेंट वाला कॉलम है 9 और 7 वो हम A1 की प्लेस में फर्स्ट कॉलम पे लिखेंगे, क्योंकि 1 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने फर्स्ट कॉलम में ये कांस्टेंट का कॉलम लिखना है, और बाकी जो सेकंड कॉलम होगा वो हम A से लेंगे। तो सेकंड कॉलम 1 -1 वो हमने A से ले लिया। ठीक है, अब A2 के लिए हम क्या करेंगे, 9 और 7 अगेन उसी कॉलम को अब हम फर्स्ट कॉलम में प्लेस नहीं करेंगे, अब हम सेकंड कॉलम में प्लेस करेंगे, क्योंकि ये A2 है। A2 का मतलब कि हमने सेकंड कॉलम में इस कॉलम को प्लेस करना है, और बाकी जो फर्स्ट कॉलम होगा वो फर्स्ट कॉलम हम A से ही लेंगे, तो वो हमने A से ले लिया। जस्ट कांस्टेंट का कॉलम है 9 और 7,
A1 में हम 9 और 7 को फर्स्ट कॉलम में प्लेस करेंगे और A2 में हम 9 और 7 जो कांस्टेंट का कॉलम है उसे हम सेकंड कॉलम में प्लेस करेंगे। यहाँ पर आप सेकंड कॉलम कहाँ से लेंगे, आप फर्स्ट मैट्रिक्स से ए वाली मैट्रिक्स से लेंगे और यहाँ पर आप ये वाला कॉलम जो है वो आपने ए मैट्रिक्स से लिया है। ठीक है, अच्छा अब ये A1 A2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि आपने इन तीनों का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए मैंने वही ए मैट्रिक्स A1 मैट्रिक्स और A2 मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के अंदर रखा है। अगर आप देखें ए मैट्रिक्स 1 1 1 -1, ये वही वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, और A1 वाली मैट्रिक्स और A2 वाली मैट्रिक्स, इनको मैंने तीनों को डिटर्मिनेंट के अंदर रखा है। अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का। ठीक है, इसको इससे किया है अभी, अब इसको इससे करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, तो टोटल रिजल्ट विल बी -2। ठीक है, अच्छा अब A1 का आप बताएं क्या आएगा। A1 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 होगा, माइनस फॉर्मूले का 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। तो जस्ट 16 नहीं आएगा, -9 -7 -16 होते हैं तो माइनस का 16 आएगा। ठीक है, रोल नंबर 149 आपने सही आंसर दिया है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद A2 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, माइनस फॉर्मूले का 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो 7 - 9 रिजल्ट विल बी -2। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट -2 होगा। ये हमारा क्या था, सेकंड स्टेप, हमने क्या करना था, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A1 एंड A2। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया जो कि -2 आया, A1 का डिटर्मिनेंट -16 आया, A2 का डिटर्मिनेंट -2 आया। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है फाइंड एक्स एंड वाई। हमने क्या करना था, थर्ड स्टेप अगर हम देखें, हमने एक्स और वाई की ही वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो एक्स और वाई की वैल्यूज हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, A1 का जो डिटर्मिनेंट है उसको डिवाइड करेंगे A के डिटर्मिनेंट से तो हमारे पास X की वैल्यू आएगी, और A2 के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे A के डिटर्मिनेंट से तो Y की वैल्यू आएगी। तो A1 का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, -16 आया था, और A डिटर्मिनेंट जो था वो -2 था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -16 और यहाँ लिखेंगे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 8। ठीक है, इसी तरीके से A2 का डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 आया है, A का डिटर्मिनेंट भी -2 है। अगर आप A2 का देखें, A2 का डिटर्मिनेंट -2 आया है। ठीक है, तो अब -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आई है 8 और y की वैल्यू आई है 1। तो हमने क्रैमर्स रूल हमें कहा था कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास ये सिस्टम था, इस सिस्टम को हमने लीनियर इक्वेशन क्रैमर्स रूल की हेल्प से सॉल्व किया और x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, x आया है 8 और y की वैल्यू आई है 1। तो इसी तरीके से हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर्स रूल की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगेन क्वेश्चन पढ़ें, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इस सिस्टम में देखें, अब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब जी एग्जैक्टली क्रैमर्स रूल सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस पर ही अप्लाई होता है, इसके अलावा नॉन लीनियर पर अप्लाई, मतलब एक से ज़्यादा जब डिग्री होगी तो उस पर अप्लाई नहीं होता। और ये क्रैमर्स रूल सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर अप्लाई होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, 3 इक्वेशंस हैं, मैंने आपको बताया था कि जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने ही वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर x1 x2 और x3 3 ही वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं तो 3 ही वेरिएबल्स हैं। हमने क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है सिस्टम को, तो इट मीन्स कि अब हमने क्या करना है, x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू फाइंड करनी है और x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। इन तीनों की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्रैमर्स रूल की हेल्प से हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है कि कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हमने ये जो सिस्टम गिवन है, इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, वेरिएबल्स को अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे और कांस्टेंट्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे। ठीक है, x1 के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है, x2 के साथ कोफिशिएंट क्या है -1 और x3 के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, x1 के साथ कोफिशिएंट है 1, x2 के साथ कोफिशिएंट है 10, x3 के साथ कोफिशिएंट है -3। ठीक है, x1 के साथ कोफिशिएंट है -1, x2 के साथ कोफिशिएंट है 1 और x3 के साथ कोफिशिएंट है 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आपने लिखा कोफिशिएंट्स को एक अलग मैट्रिक्स में लिख लिया। अब वेरिएबल्स को हम यहाँ लिखेंगे, वेरिएबल्स 3 हैं, x1, x2 और x3, इसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे। और कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या है 4, 10 और -6, तो 4, 10 और -6 को हमने यहाँ लिखा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a1, a2 एंड a3। अब यहाँ देखें हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो हम डिटर्मिनेंट अब जो फाइंड करेंगे वो हम a3 तक फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो पहले ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स आपके पास ये वाली मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है ये पूरी की पूरी मैंने कॉपी कर ली और ये पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स है। ठीक है, A1 मैट्रिक्स क्या है, A1 मैट्रिक्स हम ये जो कांस्टेंट का कॉलम है 4, 10 और -6, इसको हम फर्स्ट कॉलम में प्लेस करेंगे। तो 4, 10 और -6 हमने फर्स्ट कॉलम में प्लेस किया। बाकी के जो रिमेनिंग 2 कॉलम्स हैं वो हम A मैट्रिक्स से ही लेंगे। ठीक है, तो ये A1 मैट्रिक्स हो गई। A2 मैट्रिक्स क्या होगी, यही कांस्टेंट का जो कॉलम है 4, 10 और -6, इसे हम सेकंड कॉलम में प्लेस करेंगे और बाकी के जो रिमेनिंग फर्स्ट और थर्ड कॉलम है वो हम इस फर्स्ट मैट्रिक्स से ही यानी कि ए मैट्रिक्स से ही लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से A3 में अगर आप आए, वही सेम कॉलम 4, 10 और -6 वो अब हम थर्ड कॉलम में प्लेस करेंगे 4, 10 और -6 और बाकी का जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है वो हम ए मैट्रिक्स से ही लेंगे। ठीक है, तो आप देखें फर्स्ट A2 1 -1 -1 10 1 वो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स से ही लिया है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई ए मैट्रिक्स, A1 मैट्रिक्स, A2 मैट्रिक्स और A3 मैट्रिक्स। अब हमें मैट्रिक्स पता लग गई। अब हमने क्या करना है, इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, और आपको इन मैट्रिसेस का 3x3 का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था और सीखा था। मैंने क्या किया है, A1 मैट्रिक्स है उसको मैंने डिटर्मिनेंट के अंदर रखा, A मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के अंदर रखा, A1 को डिटर्मिनेंट के अंदर रखा, A2 को डिटर्मिनेंट के अंदर रखा और A3 को डिटर्मिनेंट के अंदर रखा। ये चारों के चारों जो मैट्रिसेस हैं उन चारों को मैंने डिटर्मिनेंट के अंदर रख लिया है। अच्छा, अब सिर्फ मैं A का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी, A1 का, A2 का, A3 का आप खुद कीजिएगा, मैं डायरेक्ट इनके आंसर्स लिखूंगी। ठीक है, तो जस्ट हम A का कर लेते हैं फाइंड डिटर्मिनेंट। कैसे बताया था मैंने A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जस्ट हम एक रो चूज करते हैं। तो हम फर्स्ट रो चूज करते हैं। फर्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट है 2, ये जिस रो में लाई कर रहा है और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसे डिलीट करेंगे। तो रिमेनिंग क्या बचा, 10 -3 1 और 1, तो हम वो यहाँ लिख देंगे 10 -3 1 और 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिमूव करेंगे। अब हम एलिमेंट चेंज करेंगे, एलिमेंट हम लेंगे -1। ठीक है, अब ये -1 जिस रो में लाई करता है डिलीट करेंगे, जिस कॉलम में लाई करता है डिलीट करेंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 -3 -1 और 1 बचा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट चूज करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है इस रो में 2, तो 2 हमने यहाँ, अब ये 2 जिस रो में लाई कर रहा है और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसे डिलीट करके रिमेनिंग पार्ट हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हुआ। और अब आपको पता है कि फर्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट होता है उसके साथ प्लस आता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है उसके साथ माइनस आता है और जो थर्ड एलिमेंट होता है उसके साथ प्लस आता है।
बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें 1 10 से मल्टीप्लाई हुआ 10। अब ये जो माइनस साइन फॉर्मूले की आती है, ठीक है। अब 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 3। ये -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 1। 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आया। माइनस साइन फॉर्मूले का, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3, तो आपने 3 लिख दिया, ठीक है। प्लस का 2 सेम, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, माइनस साइन फॉर्मूले की, -1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10। अच्छा, अब आपका कौन सा स्टेप रिपीट क्लियर नहीं हुआ? जस्ट हम क्या करते हैं, हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हम फर्स्ट रो को चूज करते हैं और फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही हम उस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हैं। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट था 2, हमने यहाँ लिखा, और ये 2 जिस रो में लाई करता है और जिस कॉलम में लाई करता है उसे हम डिलीट करेंगे, तो रिमेनिंग जो पार्ट आपके पास बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है। तो 10 -3 1 और 1 हमने उस डिटर्मिनेंट में रख दिया था। अब आपको पता है कि 2 फर्स्ट एलिमेंट है, ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसके साथ प्लस की साइन आती है, और प्लस की लाइन साइन हम शो नहीं करते स्टार्ट में। फिर हमने क्या किया था, माइनस हम सेकंड एलिमेंट जो होता है उसके साथ हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हमने 2 के बजाय अब हम -1 पे आ गए थे। अब ये -1 जिस रो में लाई करता है और जिस कॉलम में लाई करता है उसे डिलीट करेंगे, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो रिमेनिंग जो एलिमेंट बचे थे वो ये बचे थे, तो उसको हमने इस डिटर्मिनेंट में रखा था। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट एलिमेंट क्या था 2, उसके साथ हमने प्लस की साइन लगाई थी, क्योंकि थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब उसके साथ हम प्लस लगाते हैं। तो अब ये 2 जिस रो में लाई कर रहा था, ठीक है, उसे डिलीट किया था, जिस कॉलम में लाई किया उसे डिलीट किया था, तो 1 10 -1 और 1 वो हमने इस डिटर्मिनेंट के अंदर रखा था। तो इस तरीके से हमने स्प्लिट किया था डिटर्मिनेंट को। अब अगर आप देखें इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो वो आपको आता है सिंप्लीफाई करना। 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1, 1 - 3 रिजल्ट विल बी -2 + 2, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, 2, 10 + 1 is 13। अच्छा सॉरी, ये प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और +2 सेम का सेम, 1 + 10 कितने हो जाएंगे 11, 13 2 टाइम 26 -2 + 11 2 टाइम 22, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 46। तो 3/3 का हम इस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसी तरीके से आप A1 का डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिएगा। A1 का डिटर्मिनेंट आएगा 184 जब आप फाइंड करेंगे। A2 का डिटर्मिनेंट आप फाइंड कीजिएगा, उसका रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। और A3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा माइनस का 92, ठीक है। तीनों डिटर्मिनेंट आ गए, A1 A2 और A3। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, हमने x1 x2 x3 फाइंड करना है। अगर आप देखें स्टार्ट में ही क्वेश्चन में हमने यही तीनों फाइंड करने हैं, x1 x2 x3। तो हम जस्ट क्या करेंगे, a1 के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो वह x1 आएगा। तो a1 का डिटर्मिनेंट हमारे पास 184 आया है, और जो a का डिटर्मिनेंट आया है वो 46 आया है। तो 46 को 184 से डिवाइड करें तो इट विल बी 4। x2 में आपके पास a2 का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो 0 आया है a2 का डिटर्मिनेंट, और a का डिटर्मिनेंट आया है 46। ये वैल्यूज मैं यहाँ से ले रही हूँ लास्ट स्लाइड से। a का डिटर्मिनेंट 46 है, a1 का डिटर्मिनेंट 184 है, a2 का डिटर्मिनेंट 0 है, और a3 का डिटर्मिनेंट -92 है। तो ये मैं वैल्यूज यहाँ से ले रही हूँ। तो अब 0 को डिवाइड करेंगे 46 से तो रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। इसी तरीके से x3 का डिटर्मिनेंट बराबर है a3 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो a3 का डिटर्मिनेंट आया है -92, और -92 को हम डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट से जो कि है 46। दोनों को डिवाइड करें तो इट्स रिजल्ट विल बी -2। तो ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास जो सिस्टम था
ये सिस्टम था, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना था, x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो वो हमने क्रैमर्स रूल की हेल्प से जो 3 स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया। तो x1 की वैल्यू 4 आई है, x2 की वैल्यू 0 आई है और x3 की वैल्यू -2 आई है। अच्छा, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये 3x3 का सिस्टम है, ये भी 3x3 का सिस्टम है। इनके आंसर्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं और आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल की हेल्प से सॉल्व करना है। अच्छा, ये क्वेश्चंस मे भी आपको बुक में मिले या ना मिले, तो इसीलिए मैंने इनके आंसर्स आपको मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आप वेरीफाई कर लें। इसके अलावा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो बुक है उसमें क्रैमर्स रूल के क्वेश्चंस हैं, 2x2 वाले भी हैं, मतलब जिसमें 2 इक्वेशंस हैं वो भी हैं, और जिनमें 3 इक्वेशंस हैं वो भी हैं, और जिनमें 4 इक्वेशंस हैं वो भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे उस बुक में, लेकिन वो 4 वाले आप भले रहने दीजिएगा, जस्ट आप 2x2 और 3x3 वाले सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस।